हेलो एंड वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। आज की इस क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के सोशल चेंजेस एंड सोशल कंट्रोल अर्थात सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये हमारी इस कक्षा का पार्ट 1 है जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में कंटेंट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एनईपी आने के बाद एनुअल पैटर्न पर जो एग्जाम होते हैं वो केवल प्राइवेट स्टूडेंट्स के ही होते हैं। तो वैसे तो ये क्लास उन्हीं के लिए ज्यादा लाभप्रद होगी, बेनिफिशियल होगी, बट सेमेस्टर वाले, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर वाले एक बार देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन मैच होता है यदि आपसे आपके सिलेबस से तो वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। बाकी प्राइवेट की ऑडियंस काफी कम है लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कक्षाएं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जो टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की दो विशेषताएं लिखिए। एक्सप्लेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। तीसरा क्वेश्चन है वंशानुक्रमण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। चौथा क्वेश्चन है जाति के दो लक्षण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द टू फीचर्स ऑफ कास्ट। पांचवा क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द सोशल कंट्रोल। छठा क्वेश्चन है संस्कृतिकरण क्या है, व्हाट इज संस्कृताइजेशन। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि समाज पर औद्योगिकरण के दो बड़े प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन टू मेजर इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोसाइटी। आठवां क्वेश्चन है जनमत निर्माण के अभिकरण क्या हैं, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 9 होगा सामाजिक नियंत्रण के दो अनौपचारिक अभिकरण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द टू इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। 10th क्वेश्चन विल बी समाज में प्रचार के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोपेगेंडा इन सोसाइटी। 11वां प्रश्न सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्या कारक के विषय में बताइए। डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 12 टॉयनबी के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ टॉयनबी। क्वेश्चन नंबर 13 है माल्थस के सिद्धांत की महत्वपूर्ण मान्यताएं कौन सी हैं, विच आर द इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ऑफ माल्थसियन थ्योरी। 14वां क्वेश्चन है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल कल्चर्स। और 15वां क्वेश्चन है जनमत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द पब्लिक ओपिनियन। ये टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं विद आंसर्स आपको कराने वाला हूं। अब देखिए एक बात समझिए, एक ही कक्षा में सभी क्वेश्चंस को कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पार्ट वाइज मैं आपको कराने वाला हूं। एक ही पार्ट में सब कुछ कराऊंगा, बहुत लंबी क्लास बैठ जाएगी और वैसे भी मोस्टली ऑडियंस इसको प्राइवेट वाली देखेगी जिनकी संख्या वैसे ही बहुत कम होती है, तो इतनी लंबी क्लास को देख के वो पहले स्किप कर देंगे। तो इसलिए पार्ट वाइज मैं आपको इन चीजों को कराने वाला हूं। कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले सब चीजें कवर करा दीजिए। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है कि देखिए सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत यह विश्वास करता है कि जो परिवर्तन होता है वह एक सीधी रेखा में होता है। हम क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं और जिस चरण को हम त्याग चुके होते हैं, छोड़ चुके होते हैं, पुनः वहां कभी नहीं लौटते। रेखीय परिवर्तनों का संबंध विज्ञान व प्रौद्योगिकी के आविष्कारों एवं उन्नति से होता है। इन क्षेत्रों में यानी विज्ञान के और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैसे जैसे नए आविष्कार हो रहे हैं वैसे वैसे परिवर्तनों का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। जैसे स्टार्टिंग में संचार के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए हाथ से लिखे पत्र का प्रयोग होता था, फिर उसके बाद तार भेजे जाने लगे अर्थात तार टेलीग्राम का प्रयोग होने लगा। ये टेलीग्राम वो सोशल मीडिया वाली ऐप नहीं है, ये तार भेजने का एक माध्यम हुआ करता था। फिर उसके बाद टेलीफोन आया और फिर टेलीफोन से परिवर्तन होते होते आज संचार जो है, जो कम्युनिकेशन है, वो मोबाइल और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अब कुछ विद्यार्थी रहेंगे जो हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो इंग्लिश को देख के थोड़े खफा से हो जाते हैं, ये इंग्लिश में भी है। तो देखिए आपको इससे घबराना नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, बस कुछ चंद सेकंड की बात है। ये इंग्लिश में भी मैं आपको कवर करा दूंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी आगे भी है इसमें आंसर, तो आप इससे डिस्टर्ब ना होइए कि ये इंग्लिश में भी है, क्योंकि हमें दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को कवर करना है। तो आपसे एक्सप्लेन करा रहा है लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो देखिए द लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज बिलीव्स दैट चेंज ऑक्यूर्स इन स्ट्रेट लाइन। जो चेंज होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। वी मूव फॉरवर्ड ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एंड नेवर रिटर्न टू द स्टेज वी हैव लेफ्ट, और उस स्टेज पर वापस नहीं लौटते जो हमने छोड़ दी है। लीनियर चेंजेस आर रिलेटेड टू इन्वेंशंस एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड इन दीज फील्ड्स द प्रोसेस ऑफ चेंजेस कीप मूविंग फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग हैंड रिटन लेटर्स वर यूज फॉर कम्युनिकेशन। स्टार्टिंग में हैंड से लिखे हुए लेटर्स कम्युनिकेशन के लिए यूज होते थे। देन विद चेंजेस फ्रॉम टेलीग्राम एंड टेलीफोन, फिर उसके बाद हम टेलीग्राम, फिर टेलीफोन, और फिर उसके बाद टुडे कम्युनिकेशन हैज रीच्ड मोबाइल एंड सोशल मीडिया। तो आज जो कम्युनिकेशन के साधन वो कहां तक पहुंच चुके हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया तक पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या अब हम वापस से पत्र लिखने वाले युग में जा सकते हैं?
ऐसा अब लगभग असंभव लगता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि जहां हम पहुंच चुके हैं वहां से वापस नहीं जा सकते। रेखीय सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन सदैव निम्नता से उच्चता की ओर और अपूर्णता से पूर्णता की ओर होता है, और यह परिवर्तन मंद गति से होता है, स्लो पेस से होता है। नाउ थिंक, कैन वी गो बैक टू द era of handwriting letters? This seems almost impossible now. Therefore, according to the linear theory of social change, it is believed that we cannot go back from where we have reached. According to the linear theory, change always happens from low to high and imperfection to perfection. एंड दिस चेंज हैपन्स एट स्लो पेस। जब भी बदलाव होगा वो लो से हाई की तरफ होगा, इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ होगा, और ये जो बदलाव होता है ये बहुत ही स्लो पेस से, मंद गति से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यातायात के साधन के रूप में रेलगाड़ी का उदाहरण लें तो सबसे पहले भाप के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियों का आविष्कार हुआ, फिर ईंधन से चलने वाली रेलगाड़ियों का आविष्कार हुआ, और अब इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी आ चुकी हैं। और इन्होंने भाप से चलने वाली गाड़ियों को तो लगभग अप्रासंगिक बना दिया है, इरिलीवेंट कर दिया है, और फिर से अब उनका चलन में आना असंभव है। कैसा पॉसिबल हो सकता है कि फिर से भाप से चलने वाली रेल की गाड़ियां आ जाएं? ये तो अब असंभव लगता है। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि रेखीय सिद्धांतकार ये मानते हैं कि परिवर्तन के जो चरण होते हैं, जो स्टेप होते हैं, परिवर्तन की जो स्टेज होती हैं, परिवर्तन का जो सीक्वेंस होता है वो विश्व के सभी समाजों में एक समान सा होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रेन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन फर्स्ट द ट्रेन्स रनिंग ऑन स्टीम इंजन वर इन्वेंटेड, then the trains running on fuel were invented, and now the trains running on electric engine have been introduced, and these electric trains have been made steam engine trains irrelevant, and it is impossible for them to come into use again. Linear theorists believe that the stage and sequence of change remains the same in all societies of the world. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस पहले प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमें सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को जानना है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। वैसे तो हमारे आसपास हमेशा परिवर्तन होता रहता है, पर यह सामाजिक परिवर्तन नहीं है। जैसे हर साल ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। समाज शास्त्र में हम सिर्फ सामाजिक ढांचे तथा सामाजिक संबंधों में आए बदलाव को ही सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। ऋतु का बदलना, मौसम का बदलना ये सामाजिक परिवर्तन नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक घटना है। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, द वर्ड चेंज इज यूज्ड इन ब्रॉड सेंस। इस चेंज वर्ड का यूज बहुत ही ब्रॉड सेंस में किया जाता है। ऑल्दो चेंज इज ऑलवेज हैपनिंग अराउंड अस, इट इज नॉट सोशल चेंज। चेंज तो हमारे पास हर टाइम होता ही रहता है, बट वो सोशल चेंज नहीं है। द चेंज इन सीजन्स एवरी ईयर कैन नॉट बी कॉल्ड सोशल चेंज। इन द सोशियोलॉजी वी कंसिडर ओनली द चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल रिलेशंस एज सोशल चेंज। तो हम सोशल चेंज उसको मानते हैं जब चेंज किस में हो, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज हो, सोशल रिलेशंस में चेंज हो। आगे बढ़ते हैं। मैकाइवर और पेज ने अपनी प्रमुख पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है। उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जो परिवर्तन सामाजिक संबंधों में आए वही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मैकाइवर एंड पेज, while defining social change in his major book Society, have written that being sociologists, we are directly concerned with social relations and we will call the change in them as सोशल चेंज। सोशल रिलेशंस में जो चेंज आएगा उसी को सोशल चेंज कहा जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं। तो आइए सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो सबसे पहली विशेषता है वो होती है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। द नेचर ऑफ सोशल चेंज इज सोशल। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष अर्थात किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी संस्था, जाति या समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन तो व्यक्तिवादी प्रकृति का होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध समुदाय और समाज में होने वाले परिवर्तन से है। इस सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, ना कि व्यक्तिक। ये सोशल चेंज होता है, ना कि पर्सनल चेंज। समाज की किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को कभी भी सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। यदि कोई परिवर्तन समाज की किसी एक यूनिट में ही होता है बस, तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन कब होगा? जब उसका संबंध समुदाय से हो, पूरे समाज से हो। द नेचर ऑफ सोशल चेंज इज सोशल। दिस मीन्स दैट सोशल चेंज इज नॉट रिलेटेड टू चेंज इन एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, कास्ट और कमिटी। This type of change is of individualistic nature, whereas social change is related to the change taking place in community and society. The nature of this social change is social and not personal. The change occurring in any one unit of the society cannot be called social change. सामाजिक परिवर्तन की जो दूसरी विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है, यानी हर जगह होने वाली घटना है। यह परिवर्तन सभी समाजों एवं सभी कालों में होता रहता है। मानव समाज के उत्पत्ति काल से लेकर
जब से मानव समाज बना है तब से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा है जो परिवर्तन के दौर से नहीं गुजरा हो और पूरी तरह स्थिर हो और पूरी तरह स्थायी हो। ऐसा आज तक कोई भी समाज नहीं रहा मानव इतिहास में जो पूरी तरह स्थिर रहा हो, स्टेबल रहा हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नहीं है। इस पंक्ति का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो। Social change is universal phenomenon. This means that social change is a ubiquitous phenomenon. It happens in all societies and in all times. Many changes have taken place in human society since its origin till today and will continue to take place in the future also. There has not been many society in human history which has not gone through a period of change and has been completely stable and permanent. No society is exception to change. ये हो गई सामाजिक परिवर्तन की दो विशेषताएं, लेकिन हम इसके अलावा भी विशेषताएं देखेंगे। यदि इनमें से आप कोई पॉइंट भूल जाते हैं तो क्या पता उनमें से याद रह जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की जो अगली विशेषता है वो है कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी और स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और ये एक स्वाभाविक घटना है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तनों से फिर कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध भी करते हैं और परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं कि नहीं, ये चेंज नहीं होना चाहिए, हमारे कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज ये बदलने नहीं चाहिए। उनके प्रति हम उस तरह से एक अनिच्छा भी प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन को नहीं रोक सकते। मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर भी समाज में परिवर्तन होता ही है। सोशल चेंज इज इनएविटेबल एंड नेचुरल। इन एवरी सोसाइटी वी इनएविटेबली सी चेंज एंड इट इज अ नेचुरल फेनोमेनन। Change is the law of nature. And how can society, being a part of nature, avoid changes? No, it cannot avoid changes. Many times we resist change and express reluctance toward change, but still we cannot stop the change. When human needs, desires and circumstances change, society also changes. सामाजिक परिवर्तन की जो चौथी विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तनों की गति असमान एवं तुलनात्मक है। देखिए, वैसे तो सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। पूर्वी समाजों की तुलना में, यानी जो पूर्वी देश हैं उनकी तुलना में पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। जैसे हमारा इंडिया ईस्टर्न कंट्रीज में आता है, पूर्वी देशों में आता है, तो हमारे यहाँ की तुलना में, पूर्वी समाजों की तुलना में जो पश्चिमी समाज में परिवर्तन होता है वो ज्यादा तेज गति से होता है। पश्चिमी समाजों में यूरोप और नॉर्थ और साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट आते हैं, और यही नहीं बल्कि एक ही समाज के विभिन्न अंगों में परिवर्तन की गति में भी असमानता पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में शहरी समाजों में परिवर्तन शीघ्र आते हैं, जल्दी आते हैं। अब परिवर्तन की असमान गति होने का कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले जो कारक हैं वो अलग अलग हैं। परिवर्तन लाने वाली घटनाएं और परिस्थितियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सभी में समान कारणों से परिवर्तन नहीं आते। एक समाज में एक प्रकार के कारक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो दूसरे समाज में दूसरे प्रकार के कारक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन की गति का अनुमान विभिन्न समाजों की आपस में तुलना करके लगा सकते हैं कि किस समाज में कितना सामाजिक परिवर्तन हुआ है। उन दोनों की तुलना कर सकते हैं और तुलना करने के बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किस समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है, किस समाज में मंद गति से परिवर्तन हुआ है। एक देश की तुलना में दूसरे देश में, और एक समय की तुलना में दूसरे समय में, तथा एक परिस्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में परिवर्तन की गति अलग अलग होती है। यदि आप दो देशों का उदाहरण लेते हैं तो जरूर नहीं है कि दोनों देशों में जो परिवर्तन की गति हो एक जैसी हो। आप किसी देश या किसी समाज में आए हुए परिवर्तनों के दो अलग अलग समय को ले लीजिए। अब आप पाएंगे कि एक समय की तुलना में दूसरे समय में परिवर्तन होने की जो गति है वो अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में वैदिक काल, उसके बाद अंग्रेजों के काल में और फिर अब आधुनिक काल में परिवर्तन समान गति से नहीं हुए हैं, क्योंकि इन युगों की स्थिति और परिवर्तनों के कारणों में अंतर पाया गया है। यदि हम अपने भारत देश का ही उदाहरण लें और उसके तीन समयकाल हम ले लें, एक तो हमारा वैदिक काल बिल्कुल प्राचीन भारत में, फिर अंग्रेजों का काल, और फिर जो अभी वर्तमान है। यदि हम इनके चेंजेस को आपस में तीनों को कंपेयर करें तो इनकी जो परिस्थिति थी, जो परिवर्तन के कारण थे, उनमें बहुत अंतर मिलेगा और इसीलिए परिवर्तन होने में भी बहुत अंतर मिलेगा। इसी को हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। Although social change is found in all societies, yet its speed different in all societies. In comparison to Eastern societies, change occurs at faster pace in Western societies. Not only this, there is a disparity in the pace of change in different parts of the same society. For example, in India, changes come sooner in urban societies than in rural societies. Urban societies में changes जल्दी आ जाते हैं as compared to rural societies. The reason for the uneven pace of change is that the factors that bring out change are different in every society. Changes do not occur in everyone for the same reasons. In one society, one type of factors cause change, and in another society, different type of factors cause change. We can estimate the pace of social change only by comparing different societies. The speed of change is different from one country to another country, from one time to another time, and from one situation to another situation. For example, in India, changes have not taken place at the same pace in the Vedic period, in the British period, and in the modern period, because there has been a lot of difference in the conditions and reasons for the changes in these periods. तो मैं आशा करता हूं कि
आपको सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं समझ में आई होंगी। आइए और अच्छे से समझने के लिए इसको आसान भाषा में एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बात 1990 के दशक की है। गंगाधर नाम के एक व्यक्ति थे जो एक शासकीय कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत थे, यानी एक सरकारी नौकरी करते थे। इनके परिवार में माता पिता, पत्नी, भाई और उसकी पत्नी और कुल 3 बच्चे रहते थे। कहने का मतलब कुल मिलाकर परिवार में 9 सदस्यों के साथ 3 पीढ़ियां एक साथ रह रही थी, यानी कहने का मतलब परिवार संयुक्त परिवार था। परिवार का गांव में स्वयं का मकान था और परिवार में बड़े सामानों के नाम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, पुराना रेडियो, रसोई में लकड़ी की जाली और खाना पकाने के परंपरागत बर्तन थे, जैसा सामान्यतः एक ग्रामीण समाज में होते हैं। शहर आने जाने के लिए एक साइकिल और एक बजाज का चेतक मॉडल का स्कूटर था। और क्योंकि घर में टेलीफोन नहीं था, इसलिए वे एसटीडी बूथ का प्रयोग करते थे। उस समय घर में टेलीफोन न होने के कारण रिश्तेदारों को भी मोहल्ले में किसी घर का टेलीफोन नंबर या फिर एसटीडी बूथ का नंबर दे दिया जाता था। और परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति अत्यधिक अनुकूलनशील होते थे। बड़ा अच्छा व्यवहार होता था। परिवार में जो सभी बड़े निर्णय होते थे वो माता पिता के परामर्श से होते थे और उनके निर्देश के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। कहने का मतलब परिवार की जो सत्ता थी वो घर के बुजुर्गों के हाथ में होती थी। गंगाधर सुबह उठकर जल्दी पूजा करते थे और फिर दूरदर्शन पर सुबह को न्यूज देखते थे और भोजन करने के बाद साइकिल से या फिर कभी कभी देर होने पर स्कूटर से ऑफिस के लिए निकल जाते थे। कहने का मतलब यह हुआ कि इस दशक में लगभग सभी कामकाजी व्यक्तियों की दिनचर्या ऐसी ही रहती थी। रविवार को परिवार में विशिष्ट भोजन बनता था और दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रम और फिल्म देखते हुए सभी साथ बैठकर भोजन करते थे। वेशभूषा पर, रहन सहन पर, फैशन पर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता था। परिवार पर सामान्यतः कोई कर्ज नहीं होता था और गंगाधर के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और गंगाधर की पत्नी घर का कामकाज निपटा के मोहल्ले की महिलाओं के साथ बातचीत करती थी। और जो बच्चे थे वो मनोरंजन के लिए मोहल्ले के बच्चों के साथ चोर सिपाही, गिल्ली डंडा, बर्फ पानी, चैन गुड़, छिपम छिपाई आदि खेल खेलते थे। परिवार की आय और संसाधन सीमित थे लेकिन खुशहाली बहुत थी। लेकिन 30 साल बाद अब गंगाधर का प्रमोशन हो गया। वो कार्यालय अधीक्षक बन गया। उसने बैंक से लोन ले लिया और शहर में खुद का एक घर भी खरीद लिया। भाई भी अब परिवार से अलग रहकर दूसरी कॉलोनी में रहने लगा। गंगाधर दादा भी बन गया। उसकी पुत्रियों का विवाह हो गया। उसका लड़का भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग हो गया। कहने का मतलब अब संयुक्त परिवार नहीं रहा। अब उसके मकान में एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, एसी और एक कार है। कहने का मतलब अब उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। टीवी में भी दर्जनों चैनल हैं, सैकड़ों कार्यक्रम उन पे आते हैं। लेकिन अब उस दूरदर्शन के कार्यक्रमों वाला सामाजिक स्वाद नहीं रहा है। अब उसे एसटीडी बूथ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब उसके पास मोबाइल है। लेकिन भले ही अब उसके पास मोबाइल है लेकिन रिश्तेदारों से बात कम ही करता है। पत्नी के पास घरेलू कार्यों को शीघ्रता से करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं, लेकिन वो मोहल्ले वाला भावनायुक्त एहसास और सहेलियों का अपनत्व वो कोसों दूर जा चुका है। गंगाधर के पारिवारिक मूल्य, मान्यताओं, व्यवहार, विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। अब उसके जीवन में सामाजिक संबंधों का स्थान सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया ने ले लिया है। तो हमने इस छोटी सी बात से क्या सीखा? यहां हमने सीखा कि एक परिवार की लगभग 3 से 4 दशक पहले दिनचर्या, उनके सामाजिक संबंध, मनोरंजन के साधन और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम और सामाजिक संस्थाओं की स्थिति कैसी थी और परिवर्तन के बाद देखिए स्थिति कैसी हो गई। इसी को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। यही सामाजिक परिवर्तन का सबसे अच्छा और एक आसान उदाहरण है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रमण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। देखिए इस प्रश्न का उत्तर मोस्टली चाइल्ड डेवलपमेंट यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार लोग देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें इसका आंसर सोशियोलॉजी के अनुसार देना है। वंशानुक्रम वह जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है। यहां पर सामाजिक लिखा हुआ है, मैं के बाद आकी मात्रा और आएगी। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है जो संतानों को उनके माता पिता व पूर्वजों से जोड़ती है। इसमें जन्मगत अथवा रक्त संबंधियों को ही सम्मिलित किया जाता है जो वास्तविक अथवा काल्पनिक संबंधों में बंधे होते हैं और ये संबंध समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं, मान्य होते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से ही पूर्वजों की जो कुछ भी जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत प्राप्त करता है वो ही कहलाता है वंशानुक्रम। इनहेरिटेंस इज द बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम दैट कनेक्ट्स चिल्ड्रन टू देयर पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स। In this, only birth or blood relatives are included who are bound by real or imaginary relationships, and these relationships are recognized by the society. Whatever biological, social, and cultural heritage a person receives from his ancestors through his parents is called inheritance or heredity. तो वंशानुक्रमण उसे कहा जाता है जो व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम होता है। इस क्लास में हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से इसके सभी आंसर्स को करेंगे। अब देखते हैं इस क्लास में कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर उसके बाद आगे की कक्षाएं आपको पार्ट वाइज मिलती जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।